हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना चैनल आ विद्या में। और आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 1, जो कि इस चैप्टर का नाम है शीत युद्ध का दौर। और ये इस चैप्टर का पार्ट सेकंड है, यानी कि अगर आप फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं तो यहाँ आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या फिर वीडियो के अंत में आपको एक स्क्रीन कार्ड दिखेगा, उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि एग्ज़ाम में इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है बोर्ड एग्ज़ाम के नज़रिए से। और जो भी टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो ऑब्जेक्टिव के साथ पढ़ाऊंगा, यहाँ कि बताते चलूँगा कि कहाँ पर ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है एग्ज़ाम में। और ये जो आप पिक देख रहे हैं ये निकिता खुसरेव की पिक है, जिसके बारे में आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक हमारे सामने आता है द्वितीय विश्व युद्ध के गुट, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, उस सेकेंड वर्ल्ड वॉर में दो गुटों के बीच ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था। तो उसमें कौन कौन से गुट थे? तो पहला गुट जो था उसे कहा जाता था मित्र राष्ट्र, और दूसरा गुट जो था इसे कहा जाता था धुरी राष्ट्र। मित्र राष्ट्र के अंतर्गत 4 देश शामिल थे। पहला था सोवियत संघ, दूसरा फ्रांस, तीसरा ब्रिटेन और चौथा संयुक्त राज्य अमेरिका। ये चारों इस मित्र राष्ट्र में शामिल थे और इन चारों की विजेता हुई थी, यानी कि ये लोग जीते थे, इन चारों राष्ट्रों की विजय हुई थी। ठीक है, तो इसे मित्र राष्ट्र के नाम से जाना जाता है इन चारों देशों को। उसके बाद आगे आता है धुरी राष्ट्र। तो धुरी राष्ट्र में शामिल जो देश थे वो थे जर्मनी, जापान और इटली। इसमें इसकी हार हुई थी और इसको धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है, यानी कि इन तीनों राष्ट्र को धुरी राष्ट्र के नाम से जाना जाता है। तो आपने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध के जो गुट थे वो किस तरह से थे। एक मित्र राष्ट्र था, एक धुरी राष्ट्र था, और इन दोनों के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक आता है द्वितीय विश्व युद्ध का अंत, यानी कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसका अंत आखिर कैसे हो गया। तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध का अंत जो हुआ था वो अगस्त 1945 में इसका अंत हुआ था। अंत ऐसे हुआ था कि अमेरिका ने क्या किया, जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिरा दिए। अब आपको पढ़ाए थे कि किसी भी देश के ऊपर अगर परमाणु बम गिर जाता है तो उस देश के लिए बहुत ही दुविधा वाली बात होती है, क्योंकि उस देश के नागरिक, बहुत सारी जनहानियाँ होती है, बहुत सारी मुसीबतें उसके ऊपर आ जाती है। तो हर देश के बस की बात नहीं होती है कि कोई परमाणु बम झेल सके। तो ऐसा ही ठीक जापान के साथ हुआ था। जब जापान पर 2 परमाणु बम गिर गए तो उसकी हालत जो थी वो बहुत बुरी हो गई और वो घुटने के बल आ पड़ा। इसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध का क्या हुआ, अंत हो गया। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो अंत हुआ था वो अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर अगस्त 1945 में 2 परमाणु बम गिराए थे, जिससे कि शीत युद्ध का अंत हो गया। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है कि जो बम गिराए गए थे इसका कुछ नाम था। पहले का कुट नेम कहा जाता है इसको। तो पहला जो बम गिराया गया था उसका नाम था लिटिल बॉय, और दूसरा जो बम गिराया गया था उसका नाम था फैट मैन। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, कुट नेम इसे पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में कि जो परमाणु बम गिराए गए थे जापान में तो उसका नाम क्या था। तो एक का नाम था लिटिल बॉय और दूसरे का नाम था फैट मैन। उसके बाद आगे आता है कि परमाणु बम जो गिराया गया था उसकी कुछ क्षमता थी, कुछ कैपेसिटी थी। तो उसका कैपेसिटी जो था वो था 15 से 21 किलो टन उसकी कैपेसिटी थी। ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे आता है अमेरिका की आलोचना। जब अमेरिका ने जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी पर बम गिरा दिया गया तो अमेरिका की बहुत ज़्यादा आलोचनाएं की गई। तो वो आलोचनाएं क्या थी? तो अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान, मतलब लोग बता रहे हैं कि अमेरिका इस बात को जानता था कि जापान अब आत्मसमर्पण करने ही वाला है। ऐसे में जापान के ऊपर बम गिराने की क्या आवश्यकता थी? लोग कह रहे थे कि जब अमेरिका जानता था कि अब जापान ऐसा चाह रहा है कि अब जो ये दूसरा विश्व युद्ध चल रहा है इसको हम समाप्त कर दें, तो ऐसे में अमेरिका को उसके ऊपर बम गिराने की क्या ज़रूरत थी। तो इसका जो अमेरिका ने इसके बारे में क्या कहा, यानी कि जो आलोचनाएं होने लगी, तो अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा कि अमेरिका के समर्थकों का तर्क था कि युद्ध को जल्दी से जल्द समाप्त किया जाए। यानी कि अमेरिका के तर्कों का ये कहना था कि हम युद्ध का और जनहानि खर्चा नहीं उठा सकते, इसको जितनी जल्दी हो सके उतना जल्दी ख़त्म किया जाए। और अमेरिका और सभी राष्ट्रों के आगे की जनहानि को रोकने के लिए परमाणु बम गिराना जरूरी था। यानी कि अमेरिका ने कहा कि हमारे गुट में जितने भी शामिल देश हैं, यानी कि मित्र राष्ट्र में जितने भी शामिल देश हैं, उन सब का और भी जनहानि ना हो इस सेकेंड
वर्ल्ड वॉर के दौरान। तो इसलिए हमने इस सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जितने भी जनहानियाँ हुई है उसको रोकने के लिए क्या करे गया, हमने 2 परमाणु बम गिरा दिए और फिर ये क्या होगा, सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया। तो ये अमेरिका ने अपने पक्ष में कहा और लोगों ने आलोचनाएं की अमेरिका की इस प्रकार से। उसके बाद आगे देखें कि अमेरिका का उद्देश्य कुछ और था, यानी कि उन्होंने आलोचना में तो कुछ और सुनी और अपने बारे में कुछ और कहा, लेकिन उसका उद्देश्य जो था, उसका लक्ष्य जो था वो कुछ और था। तो देखिए उसका लक्ष्य क्या था, तो वह सोवियत संघ के सामने यह भी जाहिर करना चाहता था कि अमेरिका ही एक बड़ी ताकतवर है। यानी कि जैसा आपको बताए थे कि जो शीत युद्ध हुआ था वो 2 महाशक्तियों के बीच हुआ था, सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हुआ था। तो देखिए सोवियत संघ और अमेरिका जो था ये दोनों ही महाशक्तियां थी, ठीक है। तो अमेरिका ये चाहता था कि हम सोवियत संघ के सामने ये दिखा सकें कि सबसे ज़्यादा जो ताकतवर है वो अमेरिका ही है। इस वजह से क्या किया कि अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर बम गिराए थे ताकि सोवियत संघ को पता लग जाए कि हम कितना ताकतवर है, हम किसी के ऊपर परमाणु बम गिरा सकते हैं। तो ये मतलब इसका कहना था अमेरिका का। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे हमारे पास आता है कि क्यूबा मिसाइल संकट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे आप याद रखिएगा, अच्छे से इसे पढ़िएगा। तो क्यूबा मिसाइल संकट आता है। क्यूबा मिसाइल संकट जो है, तो देखिए क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है। क्यूबा के बारे में पहले जान लेते हैं छोटा सा। तो क्यूबा एक छोटा सा द्वीपीय देश है जो कि अमेरिका के तट से लगा हुआ है। यह नज़दीक तो अमेरिका का है लेकिन क्यूबा का जुड़ाव सोवियत संघ से था। अब देखिए कि अगर आप मैप में देखेंगे तो कुछ इस प्रकार से है, ठीक है। यहाँ पर है अमेरिका, यहाँ पर है सोवियत संघ और बीच में क्यूबा है, ठीक है। मतलब क्यूबा जो सटा हुआ है वो अमेरिका के पास ही है, थोड़ा सा दूर है, लेकिन सोवियत संघ इससे बहुत ज़्यादा दूर है। लेकिन क्यूबा की जो दोस्ती थी वो सोवियत संघ से थी, ठीक है। तो सोवियत संघ से इसकी दोस्ती थी। क्यों दोस्ती थी, तो क्योंकि सोवियत संघ में जो विचारधारा थी वो समाजवादी विचारधारा थी और फिर क्यूबा में भी क्या थी, समाजवादी विचारधारा थी। इस वजह से क्यूबा और सोवियत संघ की दोस्ती थी, ठीक है। तो देखिए सोवियत संघ इसको वित्तीय सहायता भी दिया करता था, यानी कि क्यूबा को वित्तीय सहायता भी देता था सोवियत संघ। अब देखिए सोवियत संघ के नेता थे निकिता खुसरेव, जो आपको शुरू में एक पिक्चर दिखाए थे वही है निकिता खुसरेव। उन्होंने क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया। यानी कि अब देखिए कि यहाँ पर है, जैसे कि बताए थे अभी, यहाँ पर है सोवियत संघ, यहाँ पर क्यूबा और यहाँ अगर सोवियत संघ से अगर अमेरिका पर हमला करता तो अमेरिका को कुछ ही जनहानि होती, लेकिन अगर क्यूबा से इस पर हमला करेगा तो इसको ज़्यादा हानि होगा। तो वही निकिता खुसरेव जो है सोवियत संघ के नेता, इन्होंने क्या सोचा कि हम क्यों ना करें कि क्यूबा को ही सैनिक अड्डे के रूप में बदल दें। इन्होंने क्या किया कि सारी मिसाइलें वहाँ से सोवियत संघ से हटा करके क्यूबा में ला दी और क्यूबा से डायरेक्ट निशाना अमेरिका के ऊपर लाद दिया, ठीक है। तो ऐसा जो किया गया था वो 1962 में किया गया था और क्यूबा को रूस के सैनिक अड्डे के रूप में बदल दिया, ये आप जानते हैं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो आगे लिखा हुआ है कि 1962 में क्यूबा ने 1962 में खुसरेव ने क्यूबा में परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी। 1962 में क्या किया कि सारी मिसाइलें सोवियत संघ से हटा करके क्यूबा ले आए और क्यूबा से डायरेक्ट अमेरिका के निशाने पर रख दिया। अब देखिए हथियारों की तैनातगी से पहली बार अमेरिका इतनी नज़दीकी निशाने पर था। मतलब ऐसा पहली बार हो रहा था कि अमेरिका इतनी नज़दीकी निशाने पर था, अमेरिका के सामने कोई परमाणु मिसाइलें तैनात कर दी हो, ऐसा पहली बार हुआ था। अब देखिए हथियारों की इस तैनाती के बाद सोवियत संघ पहले की तुलना में अब अमेरिका के मुख्य भूभाग पर लगभग दोगुने ठिकाने या शहरों पर हमला कर सकता था। अब सोच सकते हैं यहाँ से जो हमला करेगा सोवियत संघ तो इसको कुछ ही जनहानि होगी और अगर यहाँ से क्यूबा से करेगा तो इसको कुछ ज़्यादा जनहानि होगी। तो वही बात बताई गई है कि यहाँ से अगर सोवियत संघ हमला करता तो उसे 1 गुना ही कुछ मतलब जनहानि होता, लेकिन यहाँ से अगर हमला कर रहा है तो उसे 2 गुना जनहानि झेलना पड़ेगा अमेरिका को। तो ये बातें बताई गई 1962 की, जो कि निकिता खुसरेव द्वारा की गई थी। अब देखिए कि अमेरिका को इस बात की खबर नहीं थी कि हमारे ऊपर कुछ साजिशें की जा रही है। तो अमेरिका को इस बात की खबर जो है वो 3 हफ्ते के बाद पता चली, ठीक है, कि हमारे ऊपर कुछ ऐसा हो रखा है, हमारे ऊपर मिसाइलें तैनात कर दी गई है। निकिता खुसरेव ने जितना भी मिसाइलें हैं वो सोवियत संघ हटाकर क्यूबा ले आया है, इन सारी बातों से वो बेखबर था। और अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी, याद रखिएगा इसका
नाम, ये पूछा जाता है एग्जाम में कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे, तो जॉन एफ कैनेडी ऐसा कुछ भी करने से हिचकिचा रहे थे जिनसे कि दोनों पक्षों के बीच युद्ध छिड़ जाए। मतलब वो डर रहे थे जॉन एफ कैनेडी कि ऐसा इतनी जल्दबाजी में मुझसे कोई गलत कदम ना हो जाए और जिसकी वजह से मुझे मतलब जनहानियों का भुगतान करना पड़े, तो ये कुछ नहीं करना चाहते थे। फिर इन्होंने क्या किया कि अमेरिका ने अपने जंगी भेड़े भेजे, यानी कि उसके जो सेनाएं थे उनको भेजे, और ताकि क्यूबा की तरफ जाने वाले सोवियत संघ जहाज़ों को रोका जाए, यानी कि सोवियत संघ के जहाज़ जो क्यूबा की तरफ जा रहे हैं उसको रोका जाए। ठीक है, और इन दोनों महाशक्तियों के बीच ऐसी स्थिति बन गई कि युद्ध होकर रहेगा, यानी कि एक तरफ से जो था वो अमेरिकी की जहाज़ें थी, मतलब सेनाएं थी, और दूसरी तरफ से क्यूबा की, इन दोनों के बीच में था। मतलब पहली बार ऐसा हो रहा था कि दो महाशक्तियां आमने सामने हो, और इतिहास में इसी घटना को क्या कहा गया, क्यूबा मिसाइल संकट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो एक बात यहाँ पे याद रखिएगा कि क्यूबा मिसाइल संकट जो हुआ था वो शीत युद्ध का चरम बिंदु था। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि शीत युद्ध का चरम बिंदु कौन सा था, तो क्यूबा मिसाइल संकट शीत युद्ध का चरम बिंदु था, क्योंकि पहली बार दो महाशक्तियां आमने सामने हुई थी और उनमें युद्ध नहीं हुआ था, तो इसीलिए इसको शीत युद्ध कहा जाता है। तो शीत युद्ध के बारे में आपको बताए थे कि जो ऐसी घटना होती है जिसमें कि लड़ाई होने की पूरी संभावना होती है लेकिन वास्तव में कोई लड़ाई नहीं होती है, उसी को हम शीत युद्ध कहते हैं। अब देखिए, क्यूबा मिसाइल संकट के दौरान कुछ नेताओं थे, जैसे कि क्यूबा, सोवियत संघ और अमेरिका के, तो इसका नाम याद रखना जरूरी है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए, क्यूबा के जो नेता थे उसका नाम था फिदेल कास्त्रो, और सोवियत संघ के जो नेता थे उसका नाम था निकिता खुसरेव, और अमेरिका के जो नेता थे उसका नाम था जॉन एफ कैनेडी। ठीक है, तो ये इन तीनों के नाम आप याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे। तो उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं। तो अगला टॉपिक आता है दो ध्रुवीय विश्व का आरंभ। पहले जान लेते हैं कि दो ध्रुवीय विश्व होता क्या है। तो जैसा कि जानते हैं आप कि दो महाशक्तियां थी, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। विश्व के विभिन्न हिस्सों पर अपना प्रभाव यानी कि वर्चस्व बढ़ाने में लगा हुआ था, यानी कि अमेरिका अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था, सोवियत संघ अपना वर्चस्व बढ़ा रहा था। और दूसरे विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद अमेरिका तथा सोवियत संघ के दोनों गुटों में बंटवारा हो गया, यानी कि दूसरा विश्व युद्ध जैसे ही समाप्त हुआ तो अमेरिका और सोवियत संघ इन दोनों में बंटवारा हो गया। ये जो बंटवारा हुआ, दोनों को जो मतलब विश्व को जो दो गुटों में बांट दिया गया, इसी को क्या कहा जाने लगा, दो ध्रुवीय विश्व कहा जाने लगा। तो दो ध्रुवीय विश्व क्या है कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके दौरान जो दो महाशक्तियां थी उनको अलग अलग गुटों में बांट दिया गया। ठीक है, तो इसी को क्या कहा गया, यानी कि विश्व को जो दो गुटों में बांटा गया इसी को दो ध्रुवीय विश्व कहा गया। तो दो ध्रुवीय विश्व क्या है इसे आप समझ गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आता है कि बंटवारा जो हुआ था वो कहाँ से हुआ था, तो यूरोप महाद्वीप से शुरू हुआ था बंटवारा। अब यूरोप महाद्वीप में देखिए, पूर्वी यूरोप जो था वो सोवियत संघ को मिला हुआ था, और सोवियत संघ को दूसरी दुनिया के नाम से जाना जाता है। ये याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है कि जो दूसरी दुनिया है दूसरी दुनिया के नाम से किसको जाना जाता है, तो सोवियत संघ को जाना जाता है, और ये पूर्वी यूरोप में शामिल था। उसके बाद पश्चिमी यूरोप जो आया था वो अमेरिका के पक्ष में आया था, और ये पहली दुनिया के नाम से जाना जाता था पश्चिमी यूरोप। इसे आप याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे आता है कि पश्चिमी यूरोप जो था इसके बारे में कुछ जानते हैं कि पश्चिमी यूरोप की कैसी स्थापना हो गई थी, यानी कि अमेरिका को ये कैसे मिल गया था। तो देखिए, पश्चिमी यूरोप के अधिकतर देश जो थे वो अमेरिका का पक्ष ले रहा था, क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो पश्चिम का है तो वो पश्चिम का अपना ही पक्ष लेगा ना, तो अमेरिका का पक्ष ले रहा था। और इन्हीं देशों के समूह को पश्चिमी गठबंधन कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि गठबंधन यानी कि पश्चिमी गठबंधन क्या है, तो जो पश्चिमी लोग थे जिन्होंने कि अमेरिका का पक्ष लिया था और उन देशों को मिला करके जो एक गठबंधन बनाया गया था उसी को क्या कहा जाता था, पश्चिमी गठबंधन कहा जाता था। और इस गठबंधन में शामिल देश हैं जैसे कि ब्रिटेन, नॉर्वे, फ्रांस, पश्चिमी जर्मनी, स्पेन, इटली और बेल्जियम। तो ये सारे देश जो हैं वो पश्चिमी गठबंधन में शामिल है, जिसे कि पश्चिमी यूरोप भी कहा जाता है। उसके बाद अगले टॉपिक पर आते हैं पूर्वी यूरोप। पूर्वी यूरोप के अधिकांश देश जो थे वो सोवियत संघ के गठबंधन में शामिल थे, क्योंकि जिस तरह से पश्चिमी लोग अमेरिका को सपोर्ट कर रहे थे उसी तरह से पूर्वी लोग सोवियत संघ को सपोर्ट कर रहे थे, और इस गठबंधन को पूर्वी गठबंधन के नाम से जाना जाता है। और इसमें जो शामिल देश थे वो था पोलैंड,
पूर्वी जर्मनी, हंगरी और बुल्गारिया, सोमानिया, तो ये सारे देश जो थे वो पूर्वी यूरोप में शामिल थे। ये दोनों पूर्वी यूरोप और पश्चिमी यूरोप क्या होता है इसके बारे में दोनों में से कोई एक जरूर पूछा जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे आता है कि इस गठबंधन की घोषणा की, मतलब ये जो गठबंधन हुआ था इसकी घोषणा की गई थी, इसका मतलब यही काम था, मुख्य इसका रीजन जो था वो था। उसके बाद आगे आता है कि इस गठबंधन ने घोषणा की, यानी कि जो गठबंधन अमेरिकी गठबंधन का जो पश्चिमी गठबंधन था अमेरिका का, उसने ये घोषणा की कि अमेरिका तथा यूरोप के उन देशों में से किसी एक पर भी हमला होता है तो उसे गठबंधन में शामिल सभी देश अपने ऊपर हमला मानेंगे और नाटो में शामिल हर देश एक दूसरे की मदद करेगा। यानी कि अमेरिका ने एक संगठन की स्थापना की, उसका नाम रख दिया नाटो, उसका नाम रख दिया नाटो। अभी इस नाटो में ये बात कही गई, इसका जो घोषणा किया गया था, इसका जो उद्देश्य था वो ये उद्देश्य था कि अगर इनमें से बहुत सारे देश शामिल थे, उस समय 12 देश शामिल थे जब इसकी स्थापना की गई थी, तो जब इसकी स्थापना की तो ये बात कही गई कि अगर कोई बाहरी आक्रमण हम पे किसी एक देश पर आक्रमण करता है तो हम क्या करेंगे, जितने भी इन 12 देश हैं वो सब क्या करेगा, अपने ऊपर हमला समझेगा और सब मिल करके उसका बदला लिया जाएगा। तो ये बातें की गई थी इस घटना के दौरान। अब जानते हैं कि नाटो आखिर है क्या, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे नाटो क्या कहा जाता है। NATO इसका पूरा है नाटो। अब देखिए नाटो जो है वो पश्चिमी गठबंधन ने स्वयं को एक संगठन का रूप दे दिया। जो पश्चिमी गठबंधन अमेरिका का गठबंधन था उन्होंने एक नाम दे दिया, एक रूप दे दिया नाटो। नाटो की जो स्थापना हुई थी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में हर बार ये पूछ ही लिया जाता है, तो इसे आप याद रख लीजिएगा। नाटो की जो स्थापना हुई थी वो 4 अप्रैल 1949 में हुई थी और इसको नाटो का जो फुल फॉर्म है उसको हिंदी में कहा जाता है उत्तर अटलांटिक संधि संगठन। अगर आप इंग्लिश में याद रखना चाहते हैं तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको इंग्लिश में कहा जाता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन। इसको याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है कभी कभी। इसका स्थापना दिवस ना पूछ करके इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसकी स्थापना हुई थी और जिस समय इसकी स्थापना हुई थी उस समय इसमें 12 देश शामिल थे, ठीक है। कितने देश शामिल थे, तो 12 देश शामिल थे, इसे आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि वारसा संधि। जब आप देख सकते हैं कि जो पश्चिमी यूरोप था, अमेरिका जो था, उन्होंने क्या किया कि एक नाटो की स्थापना कर दी। अब नाटो की स्थापना तो इन्होंने कर दी, तो भाई सोवियत संघ भी तो एक महाशक्ति था, वो कहाँ पीछे रहने वाला था, उन्होंने भी एक वारसा संधि की स्थापना कर दी। अब देखिए सोवियत संघ की अगुवाई जो करने वाले पूर्वी गठबंधन को वारसा के नाम से जाना जाता है। यानी कि सोवियत संघ ने भी अपने गठबंधन को एक वारसा का नाम दे दिया और वारसा गठबंधन उसका नाम रख दिया, यानी कि वारसा संधि या वारसा पैक्ट इस नाम से इसे जाना जाता है, इसे याद रखिएगा। वारसा संधि की स्थापना किसने की थी, तो सोवियत संघ ने की थी। एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसकी स्थापना जो हुई थी सन 1955 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य जो था, वो काम जो था वो ये था कि नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उन देशों का यूरोप में मुकाबला करना, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य यह था कि नाटो में जितने भी देश शामिल हैं उन सब का क्या करना, मुकाबला करना। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। तो वीडियो कैसी लगी आप कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।